फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माया खड़िया फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम आपके लिए जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी लेकर के उपस्थित हुए हैं। जेनेटिक्स के वही टर्म्स जो आप जेनेटिक्स को आगे जब पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम ना आए, उन्हीं शब्दों के बारे में आज हम डिक्टेट करने वाले हैं। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करने से पहले जेनेटिकल जो टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स के बारे में, वही टर्मिनोलॉजी वही टर्म्स आज आप सीखने वाले हो कि उन शब्दों का मतलब क्या होता है। जैसे मेंडल ने जो शब्द काम में लिए या जेनेटिक्स में जनरली हम जो शब्द काम में लेते हैं उन्हीं शब्दों पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि जीन क्या होता है, ध्यान दीजिए। जीन एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला आनुवंशिक कारक, मेंडल ने इनको कारक नाम दिया था, फैक्टर हम जिसको कहते हैं। तो जैसे कि आनुवंशिक कारक, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि लंबे पौधे को हम कैसे दर्शाएंगे। लंबे पौधे को हम कैपिटल टी वाले जीन से दर्शाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये जीन है, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला एक आनुवंशिक कारक है। इसको हम कहेंगे कि ये जीन है। एलील दूसरा शब्द है, एलील या एलिलोमार्फ। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स, एक जीन और उसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती है। जैसे कि हमने बात करी कि ये जो है जीन इस तरह से दर्शाया जाएगा। अब उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स की बात करें तो हम जीन को दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स की बात करें, ये है लंबेपन के लिए और ये है बोनेपन के लिए। ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गई। ये होते हैं एलील्स, यानी कि एक जो है लक्षण के दो स्वरूप, उसको कहते हैं एलील्स। देन होमोजाइगस शब्द को हम कहते हैं समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है, जीन को हमने एक्सप्लेन किया कि जीन इस तरह से हम जीन को शो कर रहे हैं, किसी आनुवंशिक लक्षण को हम शो कर रहे हैं उसके जीन के द्वारा। अब जो 2n अवस्था होती है किसी भी कोशिका की या किसी जीन के अंदर, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे जीन ये है, इसकी 2n अवस्था है ये, और इस द्विगुणित कोशिका को प्रदर्शित करने के लिए हम इन जीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों जो है एक जैसे कैरेक्टर लिए हुए हैं जीन, हम इसको कहेंगे, दोनों स्वरूप एक जैसे हैं यहां पे, इसको कहेंगे समयुग्मजी अवस्था। कहने का मतलब है कि जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो। अब जैसे कि ये दोनों युग्म विकल्पी है, एक विकल्प ये और एक विकल्प ये, तो ये क्या हो गया, समयुग्मजी, होमोजाइगस। इसकी दूसरी अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकती है ये, इसको हम हाइब्रिड कंडीशन भी कहते हैं, संकर संतति भी इसको कहेंगे। ये जो है विषम युग्मजी अवस्था होती है। ये अवस्था कौन सी होती है, हेटेरोजाइगस। जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, जैसे कि ये और ये युग्म विकल्पी एक पेयर के अंदर दोनों जो इसके विकल्प है, जो विकल्पी कंडीशन है वो दोनों अलग अलग है, विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस कहलाएगी। देन फिनोटाइप। फिनोटाइप को हम हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप। एक्सटर्नल फीचर्स को देख करके, जैसे कि हमने प्लांट्स को ग्रो किया, प्लांट्स को ग्रो करने के बाद हम उनकी हाइट को देख रहे हैं, तो सारे प्लांट्स आपको जैसे मान लीजिए एक जैसे नजर आएंगे। क्या देख रहे हैं हम उसका, हम देख रहे हैं उसका फिनोटाइप, सजीव के एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि उसकी बाह्य संरचना। बाह्य संरचना को देख के हमने क्या किया, फिनोटाइपिक रेशो उसका लिख दिया। मान लीजिए कि 4 प्लांट्स और चारों प्लांट्स एक जैसे आपको ग्रोथ में लंबे नजर आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, उसका फिनोटाइप लिखा 1:1:1:1। ये हो गया इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर। देन जीनोटाइप,
अब हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कैसे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जीन्स को देखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कैपिटल टी और एक है ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें क्या हुआ, ये दोनों ही कैपिटल टी है, समयुग्मजीय अवस्था में है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे बाह्य लक्षणों के आधार पे तो ये ग्रोथ करने के बाद पौधे कैसे होंगे, लंबे। और ये पौधे कैसे होंगे, ये भी लंबे होंगे। लेकिन फर्क है कैसे, ये वाले जो युग्म विकल्पी हैं इसमें एक जैसे हैं, इसमें अलग अलग। ध्यान दीजिए गाइस, यहाँ पे भी वही चीज आ रही है कि एक ऐसा करेक्टर है जो कि दूसरे करेक्टर को छिपा देता है, उसको हाइड कर देता है। डोमिनेंट करेक्टर वह करेक्टर जो शो हो रहा है, जो कि अदर करेक्टर को हाइड कर रहा है, ये करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर कहलाएगा। और इसी वजह से एक्सटर्नल अपीयरेंस इनकी आएगी, तो दोनों ग्रोथ में लंबे होंगे, लेकिन इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो ये इसका जो है अलग है और इसका अलग है। तो इनका रेशो हम लिखेंगे 1:1, क्योंकि दोनों के युग्म विकल्पी अलग अलग है। इसको हम कहेंगे जीनोटाइप। पौधों को एक साथ उगाने के बाद चारों पौधे एक जैसे या दोनों पौधे एक जैसे या पौधे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ग्रोथ में, तो उसको फिनोटाइपिक रेशियो यानी कि बाह्य संरचना देखने के बाद हम उसका रेशियो लिखेंगे। जेनेटिक संरचना हम देखने के बाद उसके जो है हमने जैसे 1:1 लिखा, ये हो गया इसका जीनोटाइप। देन डोमिनेंट करेक्टर, वे करेक्टर्स जो F1 जनरेशन में प्रकट होते हैं। अब आप F1 जनरेशन को देखिए कि क्या है F1 जनरेशन। वे करेक्टर्स जो कि F1 जनरेशन में प्रकट होते हैं, इसके लिए हम पेरेंटल पौधे काम में लेंगे, यानी जनक काम में लेंगे। और ये जनक कौन कौन से हैं, जैसे कि कैपिटल टी, जैसे कि ये पेरेंटल पीडी है P1 और P2, यह है स्मॉल टी। इनका क्रॉस कराएंगे हम, और क्रॉस कराने के बाद देखिए क्रॉस इस तरह से कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे जो रेशो बने वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं। अब इनका अनुपात क्या हो गया, सारे एक जैसे हैं, 1:1, यानी कि ये जो F1 जनरेशन बनी इसके सारे प्लांट्स एक जैसे हैं, यह है इसकी F1 जनरेशन। डोमिनेंट करेक्टर की बात करें, F1 जनरेशन के अंदर जो प्रकट होता है वो डोमिनेंट करेक्टर। अब यहां पर हम देखें कि प्रकट क्या है, मतलब ये जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से हैं, यानी कि ग्रोथ में कैसे हैं। तो ये होंगे सारे प्लांट लंबे, लेकिन कौन से लंबे, विषम युग्मजी लंबे, विषम युग्मजी। जीन्स के एलिल्स अलग अलग टाइप के हैं, एक टाइप के नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे विषम युग्मजी लंबे। हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई, लेकिन ग्रोथ में सारे एक जैसे हैं। हमने पेरेंट्स के क्रॉस के बाद जो जनरेशन प्राप्त करी वो हो गई इसके F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जो करेक्टर दिखाई देता है, जो प्रकट होता है, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट करेक्टर। डोमिनेंट करेक्टर हो गया इसमें कैपिटल टी, यानी कि लंबेपन का। कौन सा करेक्टर हो गया, लंबेपन का। अब डोमिनेंट करेक्टर के साथ एक करेक्टर ऐसा है जो छिपा हुआ है, एक करेक्टर कौन सा है जो हाइड हो रखा है, वो है स्मॉल टी वाला। कौन सा है, स्मॉल टी वाला। और इस हाइड होने वाले करेक्टर को, ये जो छिप गया करेक्टर, उसको हम कहेंगे रिसेसिव करेक्टर। जो करेक्टर छिपा हुआ है उसको कहेंगे रिसेसिव करेक्टर या अप्रभावी गुण। इसके बाद नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब हम पेरेंटल कंडीशंस लेते हैं, कोई भी जनक लेते हैं जिनका हम क्रॉस करवाते हैं, तो यदि एक लक्षण की वंशागति के लिए हम क्रॉस करवाएंगे तो ये जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। जैसे कि अभी हमने बात करी यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने
कौन सा कारक लिया यहाँ पर लंबेपन का लिया। अब इसके दो एलिमेंट्स कौन से हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि पौधा लंबा भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए। इसमें लंबेपन का अध्ययन कर रहे हैं, लक्षण कितना लिया, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया तो इसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देन डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब मान लीजिए हमने दो लक्षण ले लिए, दो लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए, जैसे कि फली का रंग ले लिया, जैसे कि बीज का आकार ले लिया, जैसे कि पुष्प का रंग ले लिया। ऐसे यदि हम दो लक्षणों को लेकर के वंशागति का अध्ययन करें तो इसको हम कहेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। देन ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से हम यदि तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। देन पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। पॉलीहाइब्रिड क्रॉस का मतलब बहुत सारे लक्षण एक साथ चल रहे हैं, उनके वंशागति का अध्ययन किया जा रहा है, तो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद है टेस्ट क्रॉस। ये टर्मिनोलॉजी आपके हमेशा काम आएगी, आगे भी काम आएगी। जेनेटिक्स जब भी आप स्टडी करने बैठोगे तो आपको ये सब शब्द क्लियर रखने हैं माइंड में, तभी आप इन शब्दों के जरिए जेनेटिक्स को पढ़ सकते हो। टेस्ट क्रॉस शब्द है, टेस्ट क्रॉस ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में आता भी है बोर्ड में। टेस्ट क्रॉस जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, टेस्ट क्रॉस टेस्ट करना। किसका टेस्ट करना, पेरेंटल जीन्स का टेस्ट करना, यानी कि F1 पीढ़ी का जीनोटाइप जानने के लिए किससे क्रॉस कराएंगे, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे। F1 पीढ़ी का फिनोटाइप या जीनोटाइप जानने के लिए F1 पीढ़ी की बात करें, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि F1 पीढ़ी का जीनोटाइप जानने के लिए कि हमारे पास पेरेंट के जो है जीन्स है कैपिटल टी। अब F1 पीढ़ी का जीनोटाइप जानने के लिए इसका संकरण करेंगे किससे, रिसेसिव पेरेंट से, यानी कि जो अप्रभावी कैरेक्टर है उससे। और अप्रभावी कैरेक्टर इसका कौन सा हो गया, स्मॉल टी। अब देखिए रेशियो कैसे आएंगे, क्रॉस कराइए, ये क्रॉस हो गया। कैसे वे सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जैसे हैं, सारे प्लांट्स एक जैसे हैं, लंबे हैं 100% लंबे, तो इसके आधार पे हम F1 पीढ़ी के जीनोटाइप को जान सकते हैं कि जीनोटाइप में वही चीज डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर्स को देखते हुए हम ये क्लियर कर लेते हैं कि 100% लंबे। निश्चित रूप से ये जो है इनमें दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर रहे हुए होंगे, इसलिए इसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। इसके बाद है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस का ही रूप है। ध्यान क्या है इसमें रखना आपको कि F1 पीढ़ी का जो क्रॉस कराएंगे वो दोनों पेरेंट्स में से कोई सा भी एक हो सकता है, उसको हम कहेंगे बैक क्रॉस। इसमें तो क्या था कि केवल रिसेसिव पेरेंट से कराया था क्रॉस, लेकिन जो बैक क्रॉस होता है उसमें क्या करेंगे कि F1 पीढ़ी का क्रॉस किसी भी एक पेरेंट के साथ, ये क्रॉस कौन सा हो गया, बैक क्रॉस। शब्द है पेरेंटल जनरेशन। कई बार आप शब्द यही सुनोगे, आप जेनेटिक्स जब भी पढ़ोगे आपको यही शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। पेरेंटल जनरेशन क्या होती है, बार बार हम ये पढ़ते हैं कि इन जनकों का क्रॉस इससे कराया। जनक का क्रॉस, वो जनक कहां से, वो है पेरेंटल जनरेशन की किन किन पौधों को लेकर के आप संतति प्राप्त कर रहे हो, वो होती है पेरेंटल जनरेशन। F1 पीढ़ी क्या होती है, F1 पीढ़ी वापस से F1 पीढ़ी में क्लियर कर रही हूं आपको। बार बार हम पढ़ते हैं F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, ये क्या चीज है। F1 पीढ़ी सबसे पहले हम जैसे हमने लिया ये जनक पौधे हैं, ये P1 कह सकते हैं इनको हम
P2 कह सकते हैं। ये जनक पौधे हैं। संयुग्मजी, ये जो है संयुग्मजी अवस्था है, यहाँ भी ये लंबेपन के लिए जिम्मेदार है, बोनेपन के लिए जिम्मेदार। तो इनको तो हम कहेंगे पेरेंटल पौधे जो है, पेरेंटल जनरेशन वाले, यानी कि जिनसे हम संतति प्राप्त करेंगे, जिनसे हम संतति प्राप्त करेंगे, F1 जनरेशन प्राप्त करने वाले हैं। जनकों के संकरण से प्राप्त जो फर्स्ट पीढ़ी होगी, जनकों के संकरण से प्राप्त जो फर्स्ट पीढ़ी होगी, जैसे कि अभी अभी हमने इसका रेशो देखा था, सारे जो है रेशो एक जैसे आ रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले रेशो। तो ये पीढ़ी हमारी कौन सी हो गई? F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी हो गई। अब इस F1 पीढ़ी में देखिए ये जो करेक्टर है ये डोमिनेंट करेक्टर है, डोमिनेंट करेक्टर, ये डोमिनेंट करेक्टर है और ये है रिसेसिव करेक्टर, यानी कि ये तो शो हो रहा है, ये तो शो हो रहा है और ये हाइड हो रहा है। इसको हम कहेंगे जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हो रहा है डोमिनेंट करेक्टर जो शो हो रहा है, और ये पीढ़ी कौन सी हुई? F1 पीढ़ी। ठीक है, इसी तरह से अब इस F1 पीढ़ी से हम F2 पीढ़ी भी प्राप्त कर सकते हैं। F1 पीढ़ी से कैपिटल टी स्मॉल टी ये है, इससे हम F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे और सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा स्वपरागण, स्वपरागण करने से पहले या कराने से पहले गैमेट फॉर्मेशन, ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया, ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया, और अब इनका क्रॉस करवाइए। क्रॉस करवाने से क्या प्राप्त हुआ? इसका क्रॉस इससे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो जनरेशन आपकी प्राप्त हुई इसको हम कहेंगे F2 जनरेशन। F1 पीढ़ी का क्रॉस करवाया वापस से, और F1 पीढ़ी का जो क्रॉस कराने के बाद हमें जो रेशो प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे F2 जनरेशन। अब इसका वापस से हम जीनोटाइप फिनोटाइप लिखते हैं, जैसा कि मैंने शब्द आपको बताया। जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब ध्यान से देखिए, जीनोटाइप बात करें जीनोटाइप की, ये जीन्स आपको किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, किसमें सेम है किसमें अलग है। जैसा कि इस तरह के पौधे एक, ये दोनों एक जैसे हैं, दो ये एक जैसा है, एक ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला मैटर हो गया, क्योंकि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया हमने। जीन अनुपात हो गया 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो कि अगर हम इन पौधों को ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो हमें कैसे ये दिखेंगे, एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पे हम इनका डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखिए कि डोमिनेंट करेक्टर किस किस में आ रहा है, ये डोमिनेंट करेक्टर, ये डोमिनेंट करेक्टर और ये डोमिनेंट करेक्टर। तीन हो गए, चार में से तीन पौधे एक जैसे दिखाई देंगे, और ये जो है रिसेसिव करेक्टर, इससे F2 पीढ़ी में रिसेसिव करेक्टर जो है क्लियर होकर के आता है। तो ये है एक पौधा, चार में से तीन पौधे एक जैसे और एक पौधा एक जैसा। ये हो गया इसका लक्षण प्रारूप या लक्षण अनुपात। ये हो गया मोनोहाइब्रिड रेशियो, एक संकर संकरण से प्राप्त जो रेशियो है, एक संकर संकरण से प्राप्त जो रेशियो है उसको मोनोहाइब्रिड रेशियो कहेंगे। देन डाईहाइब्रिड रेशियो, डाईहाइब्रिड रेशियो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाईहाइब्रिड में दो लक्षणों की वंशानुगति का साथ साथ अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण से प्राप्त जो रेशियो है उसको हम डाईहाइब्रिड रेशियो कहेंगे। तो मेंडल के आगे जो नियम है, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है, इन नियमों को जानने से पहले हमने आज ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी, क्योंकि इन्हीं टर्मिनोलॉजी के आगे पीछे घूमते हैं हम। जेनेटिक्स जब भी पढ़ेंगे, जब भी इनके आगे कुछ भी नियम वगैरह पढ़ते हैं, तो इन्हीं शब्दों के आगे पीछे घूमते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। ओके गाइस, विद एनर्जी जुड़े रहिए बायो स्टडी चैनल के साथ। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको ब्लड ग्रुप के बारे में समझाने वाली हूँ। सभी मनुष्यों का ब्लड जो है एक समान नहीं होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, ब्लड में क्या चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड ग्रुप चेक करवाना और ब्लड जो है देने लेने में ब्लड ग्रुप का जांचना आवश्यक होता है। तो देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप में जो ब्लड कार्पसल्स होती है उन ब्लड कार्पसल्स पर जो है एंटीजन पाया जाता है और एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ब्लड सेल्स पे, ब्लड कार्पसल्स पे जो एंटीजन पाया जाता है वो एबीओ एंटीजन होता है, जिसकी वजह से एबीओ सिस्टम निर्धारित है। इसी तरह से आरएच सिस्टम भी निर्धारित है। एबीओ जो ब्लड ग्रुप है उसकी एबीओ सिस्टम की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। रक्ताणुओं की जो सतह पर विभिन्न प्रकार के एंटीजन्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में, इसी आधार पे एबीओ जो है सिस्टम और आरएच सिस्टम निर्धारित हैं। एबी ब्लड कार्पसल्स की सतह पर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप में प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी उपस्थित होती है और इसी आधार पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया हो सकती है। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ब्लड ग्रुप्स का जांचना आवश्यक होता है और ये ब्लड ग्रुप जांचने के बाद जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो आज हम एबीओ ब्लड सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। ब्लड ग्रुप जो निर्धारित है वो एंटीजन की सरफेस पे पाए जाने वाले ब्लड कार्पसल्स की सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजन्स के आधार पे एबी और ओ 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूं। ध्यान से देखिए, ब्लड ग्रुप ओ की हम बात करें तो ब्लड ग्रुप जो ओ होता है इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। इसके अंदर प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है और एबी प्रकार की एंटीबॉडी इसमें उपस्थित होती है। अगर हम बात करें कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति एबी और ओ चारों प्रकार के जो ब्लड ग्रुप वाले प्राणी होते हैं उनको रक्त दे सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब हम ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की बात करें जिसकी जो है ब्लड कार्पसल्स पे ए एंटीजन पाया जाता है। ए एंटीजन वाला प्राणी ए ब्लड ग्रुप वाला प्राणी होता है और ये इसके सीरम में एंटीबॉडी पाई जाती है बी। जो ए ब्लड ग्रुप वाला प्राणी होता है यह ए बी और ए बी वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है और ये ओ वाले व्यक्ति से और केवल ए वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके जो ब्लड कार्पसल्स हैं, रक्ताणु हैं, उनकी सरफेस पर एंटीजन बी पाया जाता है और उनकी एंटीबॉडी जो है सीरम में एंटीबॉडी या प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है ए। ये व्यक्ति बी और ए बी को रक्त दे सकते हैं और बी से रक्त ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति, ए बी वाले जो व्यक्ति होते हैं इनके एंटीजन ए बी होते हैं और इनके एंटीबॉडीज प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नहीं होती है। यह ए बी वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है और ये व्यक्ति ए बी और ओ चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। इस तरह से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के बारे में लैंडस्टीनर ने बताया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। ओके गाइस, थैंक्स।